अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो। हमारे यूट्यूब चैनल में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और अगर आप चाहते हैं आगे भी आपको हमारी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बच्चों, आज हम देख रहे हैं कुछ नया। आज से हमने सिलसिला शुरू किया है स्कॉलरशिप का। तो हम देख रहे हैं प्री हाई स्कूल स्कॉलरशिप जमात हश्तुम के लिए, स्टैंडर्ड 8 के लिए। मजमून है ज़हनी आजमाइश और ये आपका पर्चा नंबर 2 है। ठीक है, आपको पता है ना कि आपके स्कॉलरशिप में 2 पेपर्स होते हैं। पेपर 1 होता है जिसमें होता है मैथ्स और उर्दू, और पेपर 2 होता है जिसमें होते हैं इंग्लिश और ज़हनी आजमाइश। तो हम यहाँ ज़हनी आजमाइश के ताल्लुक से देखने जा रहे हैं और मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा। स्कूल बंद है लेकिन तालीम का सिलसिला जारी व सारी रहे, इसलिए हम हर रोज़ एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। देखिए, ज़हनी आजमाइश का अगर आप सिलेबस देखते हैं स्टैंडर्ड 8 का, तो इसमें आपको बहुत सारे हिस्से मिलेंगे। सेक्शंस जो है अलग अलग बनाए गए हैं, जुज़ हैं, फिर उसके ज़िमनी जुज़ हैं, और हर एक को अलग अलग वेटेज दिया गया है। जैसे पहला जुज़ जो है वो है फ़हम व इदराक, जिसको 8% जो है दिया गया है। मतलब पूरा जो आपका ज़हनी आजमाइश का पर्चा होगा उसमें से 8% सवालात फ़हम व इदराक से पूछे जाएंगे। उसके बाद है जमात बंदी, बाहमी ताल्लुक, तरतीब, इशाराती ज़बान, और ऐसे टोटल 11 जुज़ जो है दिए गए हैं। तो हम एक एक के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। फ़हम व इदराक जो है, इसमें ज़हनी आजमाइश के ज़रिए तलबा में मौजूद मुख्तलिफ सलाहियतों की पैमाइश की जाती है। इन सलाहियतों में से एक सलाहियत है फ़हम, यानी उसको समझना। हम जो कुछ सुनते या पढ़ते हैं उसे ठीक तौर पर समझकर उस मालूमात से मुताल्लिक पूछे गए सवालात के अगर हम सही जवाब देते हैं, तभी हम कह सकते हैं कि हमें उस मालूमात का सही फ़हम हुआ, यानी हमें वो मालूमात सही तरह से समझ में आई। हिदायत पर अमलावरी और मवाद ज़बान ज़बानदानी, अंग्रेज़ी हुर्फ तेजी जैसे ज़िमनी मौज़ूआत जो है इस इकाई में यानी फ़हम व इदराक में शामिल किए गए हैं। तलबा की मालूमात का जायज़ा लेकर ज़रूरी उमूर से जो है उसे हमें मुंसलिक करना है, और इस तरह जहाँ भी ज़रूरी हो मुख्तलिफ उसूलों और ज़ाब्तों का इस्तेमाल करके फ़हम की जाँच करनी है। इसमें ज़िमनी जुज़ है पहला आपका 1.1, वो है हिदायत पर अमल, बयान और मवाद। ये बहुत आसान है। इस किस्म के जो सवालात होते हैं उसमें मुख्तलिफ बयान और हिदायत दी जाती है, और उन हिदायत पर अमल करके आपको सही जवाब तलाश करना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला सवाल यहाँ पे पूछा है, ताब व ताकत, सब्र राहत, जान व ईमा, अक्लो होश। ये शेर का एक मिसरा है। तो दर्ज बाला मिसरे में सह हुरूफी लफ्ज की तादाद बताइए। ठीक है, पहले समझ लेते हैं कि मिसरा दिया हुआ है, पूरा शेर नहीं दिया है। आपको पता है कि जो शेर होते हैं वो 2 लाइन के होते हैं, उसमें से जो पहली लाइन होती है उसको कहते हैं मिसरा। दूसरी लाइन भी क्या कहलाती है? मिसरा ही कहलाती है। पहली लाइन को मिसरा उला और दूसरी लाइन को मिसरा सानी कहते हैं, और इन दोनों से मिलकर एक शेर बनता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि सह हुरूफी लफ्ज, सह हुरूफी यानी 3, सह का मतलब होता है 3, जिसमें 3 हुरूफ हो। तो अब 3 हुरूफी तो बहुत सारे हैं, जैसे ताब है 3 हुरूफ है, सब्र है, फिर उसके बाद राहत नहीं, राहत में 4 हुरूफ है, जान 3 हुरूफ है, अक्ल में भी 3 हुरूफ है, और होश में भी 3 हुरूफ है। ऑप्शंस देख लेते हैं हमारे। ऑप्शन नंबर 1 है 7, ऑप्शन नंबर 2 है 3, ऑप्शन नंबर 3 है 6, ऑप्शन नंबर 4 है 5। ठीक है, और पूछा गया कि कितनी है, तो कितने सहरूफी लफ्ज है? पहला है ताब, दूसरा है सब्र, तीसरा है जान,
پھر اس کے بعد ہے عقل اور اس کے بعد ہے ہوش. یعنی کل کتنی ہو گئی تعداد؟ 5 ہو گئی. 5 کہاں دیا ہے؟ آپشن نمبر 4 میں دیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے 4 کیا ہے؟ آپشن ہے. اور اس میں سے ہمارا صحیح جواب کیا ہے؟ آپشن نمبر 4. تو سوال نمبر 1 کے جو آپشن نمبر 4 ہے اس پہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ گول دائرے کو بھرنا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اس طریقے سے اسے بھریں گے. آپ کو پتا ہے نا کہ آپ کی آنسر شیٹ، کیونکہ آئی ٹی میں جو بچے ہیں وہ 5th میں اسکالرشپ کا امتحان عموماً دے کر آتے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ اسکالرشپ کے جو امتحان ہوتا ہے سوالیہ پرچہ الگ ہوتا ہے، جوابیہ پرچہ ایک چھوٹی سی شیٹ ہوتی ہے جس میں اس طرح سے جیسے نیچے دیا ہوا ہے سوال نمبر اور اس کے آگے 1 2 3 4 کر کے گول دائرے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور آپ کو صحیح جواب جو صحیح آپشن ہے اس سوال نمبر کے سامنے کے چاروں دائرے جو ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، آپ کا صحیح آپشن 4 ہے تو آپ 4 نمبر کے دائرے کو مکمل طور سے بھریں گے. 2 ہے تو 2 نمبر کے دائرے کو بھریں گے. 3 ہے تو 3 نمبر کے دائرے کو، اور 1 ہے تو 1 نمبر کے دائرے کو. کوئی ایک ہی دائرہ بھرنا ہے، مکمل طور سے بھرنا ہے، کیونکہ یہ جو آپ کی آنسر شیٹ ہوتی ہے یہ کمپیوٹر سے چیک کی جاتی ہے، کمپیوٹر سکین ہوتا ہے اس کا. اور اگر آپ نے یہاں وہاں لکھ دیے آپشن نمبر 2 پہ پہلے آپ نے ڈاک کر دیے، پھر آپ کو یاد آیا کہ نہیں 2 نہیں 4 صحیح ہے، تو وہ آنسر آپ کا قبول نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے، تو اگلا سوال ہے مہاراشٹر راجیہ پریکشا پریشد درج بالا نام میں حروف شین کن مقامات پر آیا ہے؟ نمبر بتائیے. دیکھیے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اب یہ جو مہاراشٹر لکھا ہے اس کے الگ الگ ٹکڑے کرنے ہوں گے، یعنی میم ہے، الیف رے، پھر الیف، پھر شین، پھر ٹے، پھر رے. تو اگر ہم پہلا لفظ دیکھیں مہاراشٹر تو اس میں شین آیا ہے 6 نمبر پہ. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد راجیہ پریکشا میں بھی پھر شین آیا ہے تو یہ آیا ہے 18ویں نمبر پہ. پھر پریشد میں بھی شین آیا ہے تو یہ اگر ہم گنتے ہیں تو یہ آتا ہے 23ویں نمبر پہ. ٹھیک ہے، آپ اس کو الگ الگ کرو اور اس کو گنو. پہلا میم، پھر ہے 1 2 3 4 5، یہ چھٹا ایک شین، یہ پہلا حروف ہے. 2 3 4 5، یہ چھٹا ہو گیا شین ایک. پھر اس کے بعد 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18، یہاں پر 18ویں مقام پر آتا ہے. 18 کے بعد یہ پہ 19 20 21 22 اور یہ 23ویں نمبر پر پھر ایک شین آتا ہے. تو کہاں کہاں آیا؟ پہلا آیا 6 پہ، پھر آیا 18 پہ، اور پھر آیا 23 پہ. تو یہ کہاں دیا ہے؟ 6 18 23 آپشن نمبر 3 میں دیا ہے. تو ہمارا صحیح جواب ہوگا 3. تو ہم کیا کریں گے؟ 3 کو ڈاک کریں گے اس طرح سے. اگلا سوال دیکھتے ہیں. روزانہ صبح و شام دانت، کان، ناک، ہاتھ، پیر، ناخن ہمیں صاف کرنے چاہیے. ٹھیک ہے، درج بالا جملے میں کتنے حروفی لفظ سب سے زیادہ مرتبہ آئے ہیں؟ ٹھیک ہے، اگر ہم دیکھتے ہیں تو پہلا جو لفظ ہے روزانہ، یہ کتنے حروفی ہے؟ دیکھیے 1 2 3 4 5، یہ 5 حروفی ہے. پھر یہ ہے 3 حروفی، وہ تو 1 ہے. شام 3 حروفی، یہ 4 حروفی ہے. کان بھی 3 حروفی ہے. ناک بھی 3 حروفی ہے. ٹھیک ہے، ہاتھ بھی 3 حروفی ہے. پیر 3 حروفی ہے. ناخن 4، صاف 3، کرنا 4. تو اگر ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ دفعہ 3 حروفی لفظ آئے ہیں نا. 1 2 3 4 5
6, 7 सबसे ज्यादा दफा आए हैं ये 3 हरूफी अल्फाज। तो इसलिए कितने हरूफी लफ्ज सबसे ज्यादा दफा आए पूछा गया है, तो 3 हरूफी, यानी 6 हरूफी लफ्ज सबसे ज्यादा दफा आए हैं। तो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही है कि 6 हरूफी लफ्ज सबसे ज्यादा दफा आए हैं। अब अगला सवाल है गुब्बारे खातिर इस लफ्ज के तीसरे, पांचवें और आठवें हरूफ से बनने वाला बामानी लफ्ज का जिद बताइए। देखिए थोड़ा सा अभी ट्रिकी हो गया ना, कि क्या पूछा है, बामानी लफ्ज नहीं पूछा, बामानी लफ्ज का जिद पूछा है। पहले पूछा गया तीसरा हरूफ, तीसरा हरूफ क्या है, ये पहला, बे दूसरा, अलीफ तीसरा। पहला आ गया अलीफ, फिर पांचवा हरूफ, ये चौथा रे, पांचवा खे, ये पांचवा और आठवां। ठीक है, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, सबसे आखिरी हरूफ। अब ये पूछा है, अब कहा गया है कि इससे हमको बामानी लफ्ज बनाना है। अगर हम इसको गौर करें तो बामानी लफ्ज इससे बनता है खार। ठीक है, खार का मतलब होता है कांटे, और उसका जिद पूछा है आपसे, तो खार का जिद क्या होगा, देखिए कांटा, गुल, कली या खार। तो ये खार तो नहीं हो सकता, कली नहीं हो सकता, और खार का मतलब कांटे ही होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो सही जवाब होगा गुल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही है। बामानी लफ्ज बनता है खार और खार का जिद है गुल। देखिए अगर हम मानी लफ्ज पूछता, अगर सवाल ये होता है कि बामानी लफ्ज का हम मानी लफ्ज बताइए, तो सही होता ऑप्शन नंबर 1 कांटा। अरमगान हिजाज इस लफ्ज में दाएं से पांचवा और बाएं से 10वां हरूफ कौन सा है, ये आपका अगला सवाल है। और पहले देख लेते हैं कि ये जो अरमगान हिजाज नाम दिया है, ये है अल्लामा इकबाल की एक शेरी मजमुआ। अल्लामा इकबाल जिन्हें शायर मशरिक भी कहा जाता है, और हम जो तराना पढ़ते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, वो उन्हीं का लिखा हुआ है। वैसे ही लब पे आती है, हम पढ़ते हैं ना, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ये भी अल्लामा इकबाल का ही लिखा हुआ है। और इस जैसे और बहुत से जो है उम्दा कलाम अल्लामा इकबाल ने लिखे हैं। तो उनका एक शेरी मजमूए का नाम है अरमगान हिजाज, और इसमें पूछा गया है कि दाएं से पांचवा और बाएं से 10वां हरूफ कौन सा है। तो अगर हम इसको अलग अलग करते हैं, पहले तो ये जो लफ्ज दिया है उसको तरतीब और उसकी तख्ती करेंगे, यानी इसको अलग अलग लिखेंगे। तो हमने इसको अलग अलग लिख दिया, आप यहाँ पे देख सकते हो अरमगान हिजाज अलग लिखा गया। अब दाएं से नंबर देंगे 1 2 3 4 5 6, बाएं से 1 2 3 4 इस तरह से दिया गया। क्यों, क्योंकि सीधे हाथ से हमेशा उर्दू की गिनती शुरू होती है और उल्टे हाथ से अंग्रेजी की। अब दाएं से पूछा गया है पांचवा, तो हम अगर देखें दाएं पर तो वो आता है अलीफ, और बाएं से अगर हम देखें 10वां तो वो भी आता है अलीफ। 10वां हरूफ देखें यहाँ पे कौन सा है, ऊपर दिया हुआ अलीफ, तो वो दोनों जगह से भी अलीफ आता है, यानी सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 4 अलीफ। तो हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 को भर देंगे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि आसारुल सनादीद इस लफ्ज में दाएं से 7वें नंबर पर आने वाले हरूफ और उसके बाएं जानिब दूसरे और तीसरे हरूफ से बनने वाले लफ्ज का हम मानी लफ्ज कौन सा है। ठीक है, तो इससे पिछले वाले सवाल में क्या पूछा गया था, सिर्फ नंबर्स पूछे गए थे, है ना, कि 7वें नंबर पर कौन सा है और बाएं से जो है फला नंबर पर कौन सा हरूफ है। लेकिन यहाँ पर हरूफ पूछने के साथ साथ पूछा गया है कि उसको हमें क्या करना है, उससे हमें लफ्ज बनाना है, और उस लफ्ज का भी हमें फिर हमानी लफ्ज बताना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो लफ्ज है आसारुल सनादीद, हम इसकी तख्ती करेंगे, और इसको मतलब हर
حروف کو ہم الگ الگ لکھیں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ دائیں سے 7ویں نمبر پر آنے والا حروف کون سا ہے. ٹھیک ہے، تو جب ہم اس کو اس طرح سے لکھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے اسکرین پر کہ دائیں، ٹھیک ہے، یہ پہلے نمبر پر آ ہے، اور پھر اس کے بعد جب ہم 7واں نمبر دیکھتے ہیں تو یہاں پر آتا ہے سواد. پھر اس کے بعد کیا پوچھا گیا ہے، سوال کا اگلا حصہ دیکھیے، اس کے بائیں جانب دوسرے اور تیسرا حروف، اس کے بائیں جانب. ٹھیک ہے، تو اس طرف ہم دیکھیں گے دوسرا پوچھا گیا ہے، یعنی ہم اس کے بازو والا جو لفظ ہے، حروف ہے، ہم اس کو چھوڑ دیں گے. اس کے بعد دوسرا اور تیسرا. ٹھیک ہے، تو یہ کیا مل گئے ہم کو، 3 حروف یہاں پر مل گئے، سواد ہے، دال ہے اور الف ہے. اب اس کو ہمیں کیا بنانا ہے، اس سے ایک بامانی لفظ بنانا ہے. دیکھیے کیا بنتا ہے، اس سے لفظ بنتا ہے صدا، ہے نا. اور پوچھا گیا کہ اس کا ہم معنی بتائیے، تو آپشن ہے ہمارے پاس ہمیشہ، آواز، صدا اور یہ صدا. ٹھیک ہے، تو ایک تو تھرڈ آپشن وہی ہے جو لفظ ہم نے بنائے ہیں صدا، تو وہ اس کا ہم معنی نہیں ہوا نا، وہ تو وہی حروف ہے، تو وہ تھرڈ آپشن تو نہیں ہو سکتا. چوتھا والا آپشن دیکھیے، اس میں صدا لکھا ہوا ہے لیکن سین کے ساتھ، تو یہ بھی نہیں ہو سکتا. بچتے ہیں آپشن نمبر 1 اور 2. تو صدا کا ہم معنی یا ہمیشہ ہوگا یا آواز. ہمیشہ نہیں ہو سکتا ہے نا، صدا کا ہم معنی ہوتا ہے آواز. ٹھیک ہے، صدا لگانا یعنی کسی کو آواز دینا. تو یہ ہو گیا ہمارا صحیح جواب آپشن نمبر 2. تو ہم یہاں پر کیا کریں گے، آپشن نمبر 2 پہ وہاں پر ہم اس کو پوری طرح سے فل کر دیں گے. اگلا سوال ہے شاہنامہ اسلام. اس لفظ کے حروف پر غور کیجئے اور 1221 سے بننے والے لفظ کو تلاش کیجئے. دیکھیے لفظ ہے شاہنامہ اسلام، اس کے حروف پر اگر ہم غور کریں گے تو کہا گیا ہے کہ 1221، یعنی کہ اگر ہم اس کی تختی کرتے ہیں اور تختی کرنے کے بعد اگر ہم اس کے حروف کو شمار کرتے ہیں، تو ہم نے اس کی تختی کے ایک ایک حروف کو الگ کر کے لکھے، پھر ہم نے اس کو نمبر دیے. ٹھیک ہے، دائیں سے بائیں ہم نے اس کو نمبر دیے 1 2 3 4. تو 1 پر آتا ہے شین، 2 پر آتا ہے الف اور میم پر آتا ہے 12. تو یہاں پر وہی دیا ہوا ہے نا، 1221 اس طرح سے دیا ہے، تو ہم نے یہاں پر اس کو لکھ دیے. تو یہ لفظ بنتا ہے شام. ٹھیک ہے، شام لفظ بنا. تو آپشن نمبر دیکھیے کہاں پر ہے شام دیا ہوا، آپشن نمبر 3 میں شام دیا ہوا ہے. تو ہمارا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 3. دیکھیے اس طرح کے جب سوالات پوچھے جاتے ہیں تو جیسے کہ کہا گیا ہے کہ آپ کو دھیان دینا ہے سوال میں کیا پوچھا گیا ہے، اور آپ کے فہم و ادراک کی جانچ ہو رہی ہے یہاں پر. تو اس لیے آپ کو سمجھنا ہے، جو بھی آپ کو سوال دیا ہے پہلے آپ کو اس کو اچھی طرح سے سمجھنا ضروری ہے. جب آپ اس کو سمجھیں گے تو ہی آپ اس کو حل کر پائیں گے. اگلا سوال، راجیہ سبھا. ٹھیک ہے، اس لفظ میں آخر سے چوتھے حروف کے پڑوس میں کون سا حرف ہے؟ 2 صحیح متبادل منتخب کیجئے. دیکھیے اب ہر سوال میں تو ایک ہی صحیح متبادل ہوتا ہے، ہم ایک ہی گول دائرے کو فل کرتے ہیں نا، لیکن یہاں پہ پوچھا گیا ہے کہ آپ کو 2 صحیح متبادل کو منتخب کرنا ہے، یعنی 2 آپشنز یہاں پر صحیح ہوں گے. اب کہا گیا ہے، اب یہ ہم پہلے تو کیا کریں گے، ہم جو یہ ہمارا لفظ ہے راجیہ سبھا، ہم اس کی تختی کریں گے، ہر حروف کو الگ الگ کر کے لکھیں گے، اور پھر اس میں آخر سے چوتھا پیچھے سے، یعنی ہمیں کاؤنٹ کرنا ہے پیچھے سے. اگر ہم چوتھا کاؤنٹ کرتے ہیں 1 2 3 4 تو وہ آتا ہے. اب اس کے پڑوس، اب اس کے تو 2 پڑوس ہیں، رائٹ ہینڈ سائڈ پہ بھی ایک پڑوس ہے، لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ بھی ایک پڑوس ہے. تو اس کے 2 پڑوس جو ہے ہو گئے آپشن تیسرا نمبر والا اور 5ویں نمبر والا حروف ہے نا. تو یہ دونوں جو ہے کہاں دیے ہوئے ہیں، یہ دونوں دیے ہیں آپشن نمبر 3 میں اور آپشن نمبر 2 میں. تو یہاں پر 2 صحیح متبادل چننا تھا، تو 2 صحیح متبادل کیا ہوں گے، 2 اور 3. تو ایسے سوال بھی آ سکتے ہیں. جب ایسے سوال پوچھے جائیں 2 صحیح متبادل، اسی صورت میں
दो दायरों को फिल करना है, अदरवाइज आपको नहीं करना है। अगर आप दो दायरे फिल कर देते हैं तो आपका वो आंसर जो है, अगर उसमें से कोई एक जवाब सही भी है तो भी वो काउंट नहीं होगा, वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो सिर्फ एक ही सर्कल को फिल करना है। जब पूछा जाए या जब कहा जाए, सवाल में दिया हो कि दो सही मुतबादिल मुंतखब कीजिए, तो ही आपको दो सर्कल इस तरह से फिल करने हैं जैसे हमने यहाँ पर किए। अगला सवाल देखते हैं। क्लास में जब टीचर दाखिल हुए तो उन्होंने हिदायत दी कि जब मैं एक बोलूं तो तमाम बच्चे खड़े हो जाएंगे, यानी एक बोलने पे खड़े होना है। जब दो बोलूं तो अपने हाथ ऊपर करेंगे, तीन बोलूं तो अपनी जगह पर उछलें। इस तरह उन्होंने नीचे दिए हुए तरीके पर हिदायतें दी। बताइए कि तुलबा ने कितनी मर्तबा उठने के बाद अपनी जगह पर उछल कूद की होगी। ठीक है, तो हिदायत देखिए यहाँ पे बताई गई है। क्या हिदायत दी है? 1 2 3 2 3 3 2 1 3 3 1, फिर 3, फिर 2, फिर 1। इस तरह से पूरी सीरीज दी हुई है जिसमें हमको पता है कि एक बोलने पर क्या हुआ है, बच्चे खड़े हुए, दो बोलने पर हाथ ऊपर हुए, तीन बोलने पर वो अपनी जगह पर उछले। लेकिन क्या पूछा गया है कि कितनी मर्तबा उठने के बाद अपनी जगह पर उछले। तो उठने के बाद उछले, उठना कब है? एक बोलने पर उठना है, और उछलना कब है? तीन बोलने पर उछलना है। यानी हमें एक और तीन की सीरीज तलाश करनी है कि कहां पर 1 के बाद 3 आ रहा है। ठीक है, तो उतनी दफा वो बच्चे उठने के बाद उछले होंगे अपनी जगह पर। तो अगर हम जो हमें हिदायत दी हुई है, अगर हम उसको गौर से देखते, 1 के बाद 3 यहाँ है, फिर 1 के बाद 3 यहाँ है, फिर 1 के बाद 3 यहाँ है, 1 के बाद 3 यहाँ है, 1 3 यहाँ है, और 1 और 3 यहाँ है। ठीक है, ये वही बताया गया है कि एक यानी खड़े होना और तीन यानी अपनी जगह पर उछलना। लहजा जहां पर आपको क्या लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? 13, यानी 1 और 3 साथ में, तो उतनी मर्तबा वो बच्चे जो है क्या हुए, उठने के बाद उछले, यानी उन्होंने वहां पर उछल कूद की। तो ये कितनी दफा हो गया है? 6 दफा हमने अभी काउंट किए। 6 कहां पर दिया है? ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, तो हमारा सही जवाब होगा 3। ठीक है, तो इस तरह के सवालात बहुत आते हैं, थोड़ी सी बस उसकी नौइयत जो है बदल जाती है, लेकिन इस तरह के बहुत से सवालात जो है आपको पूछे जाएंगे। तो आपको क्या करना है, सिर्फ जो नंबर्स दिए हुए होते हैं उस पे आपको ध्यान देना है। अब ये अगला सवाल जो पूछा गया है यहाँ पर, ये आपकी अपनी मश्क के लिए आपको खुद हल करना है, और कमेंट सेक्शन में हमें बताना है कि आपने इसे हल किए या नहीं, और आपको सही आंसर भी जो है कमेंट सेक्शन में देना है। तहजीबुल इखलाक, इस लफ्ज में जेल में मौजूद कौन सा लफ्ज तैयार नहीं होता? ठीक है, तैयार नहीं होता वो बताना है। ऑप्शन नंबर 1 तहजीब, 2 इखलाक, तीसरा खल्क, और चौथा है इख्तलाफ। उस्ताद ने ग्राउंड में तुलबा को हिदायत देते हुए कहा कि 1 पर ताली बजाओ, 2 पर दौड़ लगाओ, 3 पर रुक जाओ, 4 पर बैठ जाओ। तो झैल की हिदायत का मुशाहिदा कीजिए और बताइए कि बैठने से कबल कितनी मर्तबा जो है तुलबा रुक गए होंगे। ये वैसा ही सवाल है जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको जो लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करके बताई थी, उसी नौयत का है। आपको जो है नंबर्स पर ध्यान देना है और फिर आपको सही ऑप्शन चूज करना है। अगला सवाल है, अगर से, अलीफ, जीम 4, रे 3, वाव 2, इसको हुरूफ को अगर हम चढ़ती तरतीब में लिखें तो ऐसा कौन सा लफ्ज बनेगा जिसका हम मानी झेल में दिया गया है और हम मानी लफ्ज पहचानिए। यानी आपको पहले इसको चढ़ती तरतीब में रखना है, यानी छोटे से बड़ा 1 2 3 4, फिर उससे एक हम मानी लफ्ज बनाना, एक लफ्ज बनाना है, फिर उसका हम मानी लफ्ज आपको ढूंढना है। तो ये भी आपको खुद से हल करना है। अगला सवाल है, दारुल हुकूमत, इस लफ्ज के 5वें हुरूफ के दाएं जानिब के दूसरे हुरूफ के बाएं जानिब का तीसरा हुरूफ कौन सा है?
اس میں بھی آپ کو کیا کرنا ہے, اس لفظ کی پہلے تختی کرنی ہے, ہر حروف کو الگ الگ کرنا ہے, پھر آپ کو دائیں جانب اور بائیں جانب دونوں جگہ سے اس کو کاؤنٹ کرنا ہے اور آپ کو صحیح جواب ڈھونڈنا ہے. یہ بھی آپ خود سے حل کریں گے اور جواب ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں گے. تو بچوں آج کے لیے بس اتنا ہی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. امید ہے جو کچھ آپ کو بتایا گیا وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا. 1.1 میں اس طرح کے جو سوالات میں نے بتائی ہوں, اس نوعیت کے مزید اور سوالات ہیں تو وہ آپ گھر پر حل کرنے کی کوشش کیجیے. اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہے تو اسے لائک کیجیے, شیئر کیجیے اپنے دوستوں کے ساتھ, اور صحیح جواب ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے. اور آگے اگر آپ اس طرح کی مزید اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے. اب آپ لوگوں سے اگلے ہفتے ایک نئے ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.